नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं कक्षा 11 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 1 को लेकर। हम इसके अंतर्गत अध्याय 3 में, जिसका शीर्षक है आंखों देखा गदर और जिसके रचयिता विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर हैं, इसका अध्ययन कर रहे थे। किंतु हम अध्ययन के क्रम में उसके आधे हिस्से तक ही पहुंच सके थे, जिसमें हमने देखा था कि युद्ध अनवरत चल रहा है और 12वें दिन युद्ध इस प्रकार से पलट जाता है कि अंग्रेज़ों की जीत होने लगती है और फिर कई गोरे शहर के अंदर घुस जाते हैं। उनसे लड़ने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई अपने सैनिकों के साथ अंदर जाती हैं और तलवार से जब आपसी युद्ध होने लगता है और जब अंग्रेज़ हारने लगते हैं तो वे छुप छिप कर गोलियाँ चलाने लगते हैं। और फिर जब महारानी और आगे जाने की कोशिश करते रहती हैं तो एक वृद्ध व्यक्ति उन्हें समझाता है कि आप चलें, किले के अंदर चलें और वहाँ बैठकर एक योजना बनाएंगे, क्योंकि वे छिपकर गोली चला रहे हैं। इस जगह तक हम पहुँच पाए थे। अब आइए देखते हैं इस अद्भुत युद्ध का वर्णन जो आंखों देखा गदर जिस शीर्षक से है। आंखों देखा कैसे उस पूरी व्यवस्था को यह दिखाते हैं लेखक, और जिन्होंने खुद देखा है, और युद्ध का क्या मंजर होता है उसे हम आगे देखते हैं। इधर चारों ओर के फाटकों से गोरे अंदर आने लगे और विजय करना शुरू कर दिया। 5 बरस से लेकर 80 बरस तक जो पुरुष दिखा उसे गोली या तलवार से पार उतार दिया। शहर के एक भाग में आग भी लगा दी। आग पहले हलवाई पुरे से लगाई गई। उस समय शहर में ऐसा आर्तनाद फैला जिसका पार न था। आर्तनाद का मतलब चिंघाड़ना, रोना, इसे आर्तनाद कहा जाता है, रोने की जो आवाज़ है। भेड़िए जब भेड़ों के झुंड पर झपटते हैं तब भेड़ों के प्राणों की जो दशा होती है वही इस समय लोगों की थी। भय से आतुर लोग बुद्धिहीन से इधर उधर भाग रहे थे। भागते भागते में ही बहुत से गोलियां खाकर मुर्दे हो गए। ये इस प्रकार की घटना है जहां युद्ध चल रहा है और अंग्रेज युद्ध में इस प्रकार अंधे हो गए हैं जीतने के लिए कि वह 5 से लेकर 80 वर्ष तक की चर्चा की जा रही है कि उस उम्र का कोई भी व्यक्ति सामने मिलता था उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। और इस प्रकार की स्थिति से आम लोग जो उससे प्रभावित हो रहे थे, इतनी चीख पुकार मच गई थी, वहाँ आर्तनाद हो रहा था, चारों तरफ रोने की आवाज़ें आ रही थी और पूरे शहर में भीषण संहार मचा हुआ था। जैसा कि लेखक ने कहा भी है कि इसकी तुलना केवल महाभारत के युद्ध से की जा सकती है। उसी प्रकार का युद्ध अभी फिलहाल वर्तमान में चल रहा था झांसी में। कोई इस गली में लपका, कोई घर के तहखाने को भागा, कोई दाढ़ी मूछें साफ कर स्त्री वेश धारण करके बैठ गया, कोई खेतों में जा छिपा। इस तरह अपने प्राण बचाने के लिए जिसे जो जगत सूझी वही करने लगा। यानी जब युद्ध चल रहा था, अंग्रेज आम लोगों को मारना प्रारंभ कर चुके थे। ऐसी स्थिति में जिसे जो व्यवस्था हुई, जैसे बन पड़ा, वह अपनी जान बचाने के लिए उस जुगत में लग गया, यानी वह व्यवस्था में लग गया। जैसे अगर पुरुष है तो वह दाढ़ी मूछ हटाकर स्त्री वेश बनाकर छिपा हुआ है, कोई खेत में जाकर छिपा हुआ है, कहीं गड्ढे में जाकर छिपा हुआ है। यानी उन लोगों के सामने केवल एक ही दशा थी कि किसी प्रकार से मृत्यु से बच सकें, अंग्रेज़ों के सामने नहीं आए। चूँकि ऐसी स्थिति उस समय हो चुकी थी युद्ध की कि अंग्रेज इस प्रकार अंधे थे युद्ध जीतने के लिए कि उनके समक्ष जो आ रहा था उसे केवल और केवल मारना उनका एकमात्र लक्ष्य था। दूसरी ओर गोरे लोग घरों में घुसकर मनुष्यों की हत्या और सोने चांदी की लूट करने लगे। उनके घरों में घुसते ही जो दिखाई दिया उस पर सीधी बंदूक तन जाती थी। यदि उसने चटपट अपना माल असबाब गोरों के हवाले कर दिया तब तो भली भला, नहीं तो प्राण यमलोक में। यानी जो अंग्रेज लोग थे, अंग्रेजी सैनिक थे, वह घरों में घुसते थे, सीधे बंदूक तान देते थे। जो वहाँ के लोग होते थे उस घर में, अगर वह अपनी मर्जी से तुरंत बंदूक तानने के पश्चात तुरंत सारी सामग्री उनको लाकर दे देते थे, सोना चांदी पैसे जितने थे उनके पास, वो अगर लाकर दे देते थे तब तो ठीक,
नहीं तो तुरंत उनको गोली मार दी जाती थी। इस प्रकार से संहार किया जा रहा था वहाँ गांव शहर में। इधर भाई साहब किले में आकर बड़ी शोक विह्वल होकर दीवान खाने में बैठ गई। उस तेजस्वी स्त्री की उस समय की स्थिति और इसके अति मानवीय पराक्रम का यह अत्यंत दुखकारक परिणाम देखकर हम सब के हृदय भर आए। यानी जब वहाँ भाई साहब सुन रही थी ये सारी चीज़ें, उनको घटना की जानकारी मिल रही थी, वह शांत हो गई थी, शोक विह्वल थी। उन्हें दुख हो रहा था कि उनकी जनता, आम जनता के साथ क्या हो रहा है। और जब वह शांत होकर बैठ गई तो उनके आसपास ये सारे लोग, जिनमें ये लेखक भी थे, ये सारे लोग जब उन्होंने उन्हें हतोत्साहित देखा, इन सबों के आंख भर आए। ऐसा लगा कि क्या हो गया है, क्योंकि बाई को भी अब सूझ नहीं रहा था कि अब क्या किया जाए, क्योंकि अंग्रेजों से कैसे पार पाया जाए। इस स्थिति में वो बिल्कुल विचार शून्य की स्थिति में पहुंच गई थी। सब लोग इधर उधर चिंताक्रांत होकर धीरे धीरे यही बातें करने लगे थे कि अब बाई साहब को क्या करना चाहिए। परंतु बाई साहब के पास कोई भी नहीं जाता था। एक पहर के बाद शहर के हाल चाल लेने के लिए बाई साहब छत पर आईं। उस समय शहर का जो दीन दृश्य उनके आंखों के सामने आया, उसे देखकर उनके आंसू न रुके। बाई साहब को यह लगा कि मेरे कारण इन बेचारे निरपराध प्राणियों की जानें जा रही हैं। स्त्रियों का हृदय बड़ा कोमल होता है। बाई साहब का हृदय दुख और करुणा से इतना ओतप्रोत था कि उन्हें यह लगने लगा कि मैं महापातकी हूँ। यह निश्चय उनके मन में कायम हो गया। ये सारी जानकारी जब उन्हें मिल रही थी तो उन्हें संतुष्टि नहीं हुई और वह छत पर जाकर मुड़े से देखने लगी शहर का दृश्य। और जब शहर का दृश्य वो देखने लगी तो उन्हें रोना आ गया। उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। शहर की जो विभत्स स्थिति हो चुकी थी, और उन्हें अब ये लगने लगा था कि ये जो शहर की स्थिति हुई है, यह मेरे ही कारण हुई है। और यह क्षोभ और यह ग्लानि उनके मन में आ गई। ऐसी स्थिति में उनके आंसू रुक ही नहीं रहे थे, वो लगातार रोते जा रही थी। आगे देखते हैं। सब लोगों को बुलाकर उन्होंने कहा, मैं महल में गोला बारूद भरकर इसी में आग लगाकर मर जाऊंगी। लोग रात होते ही किले को छोड़कर चले जाएं और अपने प्राण की रक्षा करने के लिए कोई उपाय करें। यानी रानी ने कहा कि अब बर्दाश्त नहीं होता है, चूंकि यह स्थिति, इस स्थिति की जिम्मेवार मैं हूँ, अतः मैं महल में गोला बारूद लगाकर और मर जाऊंगी। आप सभी लोग, यानी महल में जो उनके आसपास खड़े थे, उन लोगों को इत्तला कर रही थी कि आप सभी लोग यहाँ से चले जाएं और अपनी जान बचाने की व्यवस्था करें और आप लोग चले जाएं। मैं अकेले यहाँ पे आत्मदाह कर लूँगी, यानी मैं मर जाऊँगी। चूँकि उनसे वह बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि ये सारी स्थिति जो पैदा हुई है, इसकी जिम्मेवार वो वही हैं। जिस वृद्ध सरदार ने सवेरे बाई साहब को किले लौटाया था, वही इस समय भी आगे बढ़ा और बाई साहब को दीवान खाने ले जाकर कहने लगा, महाराज आप जरा शांत हों। ईश्वर ही शहर पर यह दुख लाए हैं, मनुष्य उसका इलाज नहीं कर सकता। आत्महत्या करना बड़ा पाप है। दुख में धैर्य धारण करके गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए कि उससे बचने के लिए आगे कोई रास्ता निकल सकता है या नहीं। आप शूर हैं, रात में तैयारी करके शहर के बाहर निकल चला जाए। मौका पड़ने पर शत्रु से 2 हाथ लड़ते हुए घेरा तोड़कर पेशवा से मिला जाए। इस बीच में यदि मृत्यु आ गई तो बहुत अच्छा। यहाँ आत्महत्या करके पाप संचय करने की अपेक्षा युद्ध में स्वर्ग जीतना उत्तम है। इन शब्दों से बाई साहब को कुछ धीरज बंधा और वे स्वस्थ हुई। यानी जब उन्होंने यह कह दिया कि अब मैं आत्मदाह कर लूँगी, आप लोग सभी यहाँ से चले जाइए, तो वही वृद्ध व्यक्ति जिन्होंने कहा था, वो जब युद्ध में जा रही थी और गोलियां बरस रही थी, तो उन्होंने जिन्होंने समझाया था कि आप चलें, किले के अंदर चलें, वहाँ चलकर हम कोई प्लान बनाएंगे, कोई योजना बनाएंगे, वही वृद्ध व्यक्ति फिर उन्हें समझाता है कि आत्महत्या करना बड़ा बेकार काम है। यदि युद्ध में लड़ते लड़ते हम मारे जाएं तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन आत्महत्या करना एक प्रकार का पाप है। तो हम अभी यहाँ रहते हैं ठीक से हम सभी लोग, और आगे जाकर निकल के पेशवा से मिलेंगे और युद्ध की रणनीति तैयार करेंगे, युद्ध करेंगे। अगर युद्ध में मौत मिली तो अच्छी बात है, लेकिन स्वयं आत्महत्या करना यह अशोभनीय है। यह वृद्ध व्यक्ति जब उन्हें समझाता है तो बाई साहब थोड़ा शांत होती हैं
और वह फिर आगे के कामों में लग जाती हैं। इधर बाई साहब रात के 12 बजे सब तैयारी करके किले के बाहर निकली। मोरोपंत, तांबे आदि जितने सगे संबंधी थे वे सभी हथियार बंद घोड़े पर सवार होकर साथ हो गए। हर एक की कमर से मोहरें बंधी थी, मोहरें यानी कि सिक्के। खजाने में जो कुछ अर्थ था यानी पैसा था, सिक्का था, वह सब एक हाथी पर लादा गया और उसे बीच में किया गया। साथ में 200 पुराने जान पर खेल जाने वाले सरदार थे। इसके अलावा सवेरे अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाले 1200 विलायती बहादुर भी चले थे। अब वहाँ से निकलने की तैयारी सब लोगों ने कर दी थी। जितने पैसे थे सब हाथी पर लाद दिए गए थे, सिक्के थे। और वही विलायती सारे सैनिक जिन्होंने सुबह के युद्ध में, तलवार के युद्ध में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे, उन सभी सैनिकों को साथ लेकर ये महारानी वहाँ से चल देती हैं। बाई साहब पजामा, स्टाकिन, बूट वगैरह पुरुष वेश धारण किए हुई थी और हरवे हथियार से पूरी तरह लैस थी। भाई साहब जिस घोड़े पर सवार थी वह एकदम सफ़ेद था, 2500 रुपये में खरीदा गया था और राजरत्न के समान ही उसका आदर था। उस घोड़े पर बैठकर पीछे रेशमी दुपट्टे से अपने 12 वर्ष के दत्तक पुत्र को बांधकर और साथ में केवल 1 रुपये की रेजगारी लेकर महारानी बाहर निकली। शाबाश है उस स्त्री को। यानी जब अब उन्हें यह पता चल गया था कि अब युद्ध करना है, युद्ध में अपने प्राणों की बलि देनी है, तो वह पूरा पुरुष वेश यानी युद्ध की जो पोशाक होती है उस पोशाक में वह आ गई थी और पीछे अपने दत्तक पुत्र को उन्होंने बांध लिया, जैसा कि हम कई तस्वीरों में भी देखते हैं। एक कविता भी हम आज भी इसमें पढ़ेंगे पाठ के अंत में। उन कविताओं में आप देखेंगे कि वो पीछे उनके एक शिशु होता है जो उनका दत्तक पुत्र होता है, उसे वो बांध कर और पूरी तरह से उनका एक जो सुंदर घोड़ा था उजले रंग का, उस घोड़े पर बैठकर सवार होकर वो युद्ध के लिए चल पड़ी थी। जैसे ही बाई साहब शहर से निकली कि अंग्रेजों को खबर मिली, तुरंत हो हल्ला करके सबको सावधान किया और तोप चालू की। बाई साहब के पास बंदूक थी, वे उसे दागती हुई घोड़ा फेंक कर भागी। उस हुल्लड़ में दोनों तरफ के बहुत से कट गए, यानी दोनों तरफ से जो चल रहे थे वो सारे इधर उधर हो गए। जो बचे थे वे अंधेरे में रास्ता भटक कर जहाँ सिंह समाया वहाँ भागे। चारों ओर सवार ही सवार थे। उसमें अंग्रेजों को यह पता ही नहीं लगा कि बाई साहब का घोड़ा कौन सा है। बाई साहब ने जो घोड़ा फेंका तो वह पल भर में अंग्रेजी फौजों का घेरा तोड़कर उन्हें बहुत पीछे छोड़ता हुआ आगे निकल आया। इस तरह बाई साहब दुश्मन के घेरे पार करके कालपी के रास्ते पर चल दी। यानी जब घोड़े को दौड़ाना शुरू किया लक्ष्मीबाई ने, तो अंग्रेज़ों को और कई इनके साथ जो चलने वाले लोग थे इधर उधर हुए, तो लोगों को पता ही नहीं चला अंग्रेजी सैनिकों को कि इनमें बाई साहब का घोड़ा कौन है, और वह पूरी तेज गति से दौड़ाती हुई घोड़े को कालपी के रास्ते पर चल पड़ी थी। कालपी का रास्ता पकड़कर मंजिल दर मंजिल मारते हुए एक दिन सांझ को एक खेड़े में जाकर बस्ती की। कालपी वहाँ से लगभग 6 कोस रहा होगा। गांव के बाहर वृक्ष के नीचे उतरकर भोजन बनाकर हम लोग सो गए। प्रत्यूष बेला में एकाएक हल्ला सुनकर आंख खुल गई। उठकर देखता हूँ तो सैकड़ों सवार रास्ता उधेड़ते हुए चले आ रहे हैं। हम जल्दी जल्दी अपना सामान लपेट लपाट कर यह सोचते हुए कि भगवान अब जाने कौन सा संकट आएगा, सिपाही लोगों के साथ ही भागे। थोड़ी देर बाद समझ में आया कि चरखारी में पेशवा की अंग्रेजों से मुठभेड़ हुई थी, तो उसमें पेशवा की हार हुई। उनके साथ झांसी वाली रानी भी थी। वह फौज लौटकर अब फिर कालपी जा रही थी। तब हम जरा निश्चिंत हुए। पौ फटते फटते एक कुएं के पास जाकर बैठ गए। हम लोग बैठे ही थे कि 4-5 सवार कुएं की तरफ से होते हुए निकले। उसमें झांसी वाली रानी भी दिखाई दी। सारी पोशाक पठानी थी और शरीर धूल से भर रहा था। मुख किंचित आरक्त, म्लान और उदास था। उन्हें बहुत प्यास लगी थी और घोड़े से उतरकर हमारे पास आकर पूछने लगी, आप कौन हैं? मैंने तुरंत ही आगे बढ़कर हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप ही की प्रजा हैं। बाई साहब हमें पहचान गई। मैं मटके को जैसे ही कुएं में छोड़ रहा था कि बाई साहब बोली, आप विद्वान हैं, अतः मेरे लिए पानी न खींचें,
मैं ही खींच लेती हूँ। ये उदारता भरे शब्द सुनकर मुझे बड़ा बुरा लगा, परंतु निरुपाय होकर रस्सी और मटका रख दिया। यानी एक जगह की जानकारी फिर इन लोगों को मिली, कालपी के रास्ते जहाँ बढ़े थे ये सारे लोग पहुँच गए थे, और पेशवा जो लड़ रहे थे अंग्रेज़ों से उनकी हार हुई थी, उसमें झांसी वाली रानी भी थी। और जब कुएं के पास ये बैठे हुए थे तो वहाँ झांसी वाली रानी आती हैं, झांसी की रानी आती हैं, और वह पहचान नहीं पाती हैं। दुख और निराशा से उनका पूरा बेहाल थी वो। फिर यह बताते हैं कि मैं आपकी प्रजा हूँ, तो ये नहीं पहचान जाते हैं। और जब पानी पीने की बात होती है तो जब उस समय भी, उस स्थिति में भी, जबकि वह पूरी तरह से थकी हारी हैं, युद्ध करके आई हैं, फिर भी वह कहती हैं कि पानी आप मेरे लिए नहीं खींचिए, चूँकि आप विद्वान हैं। ये स्थिति सुनकर लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने मटका वहीं रख दिया। बाई साहब ने पानी खींचकर उसी मिट्टी के पात्र से अंजलि बांधकर पानी पिया। दैव गति बड़ी विचित्र है। फिर बड़ी निराश मुद्रा में कहने लगी, मैं आध सेर चावल की हकदार, ऐसी रांड मुंड को विधवा धर्म छोड़कर यह सब उद्योग करने की कुछ जरूरत नहीं थी, परंतु धर्म की रक्षा के लिए जब इस कर्म में प्रवृत्त हुई हूँ तो इसके लिए ऐश्वर्य, सुख, मान, प्राण सब की आशा छोड़ बैठी हूँ। न जाने कौन से पाप के फल से ईश्वर हमें यश नहीं देते। चरखारी में बड़ी लड़ाई हुई, परंतु जय शत्रुओं को ही मिली। अब वे कालपी की तरफ बढ़ रहे थे। जल्दी ही वहाँ भी जंग होगी। जो कुछ लीलार में लिखा होगा सो तो होगा ही। यह कहकर बाई साहब उठी। हम भी खड़े हो गए। बाई साहब घोड़े पर सवार हुई। तब एकाएक उन्होंने पूछा, कालपी क्यों जा रहे हैं? उनके पूछने पर मैंने कहा, कालपी में बहुत से दक्षिणी हैं, यानी दक्षिण से आए हुए लोग हैं। उनसे कुछ दक्षिणा लेकर यमुना पार करके गंगा स्नान के लिए ब्रह्मावर्त क्षेत्र जाना चाहते हैं। अच्छा, तो तुम कालपी में गोदाम पर आना। यह कहकर बाई साहब ने घोड़ा बढ़ाया। कालपी में 3 दिन लड़ाई चली। पेशवा की फौजें लड़ाई के लिए बेकार हो चुकी थी। दिल्ली, लखनऊ, झांसी वगैरह में अंग्रेज़ों की जय होने से गदर वाले बहुत कुछ निराश हो चुके थे। इसीलिए बहुत से पुराने तजुर्बेकार पलटनी लोग अपने प्राणों के भय से पलटने छोड़कर चले गए थे। अंग्रेज सरकार ने उनके नाम पहले से ही जगह जगह जाहिरनामे में लगा रखे थे। यानी युद्ध चल रहा था और सूचनाएं इस प्रकार से आ रही थी कि सभी जगहों पर इनकी हार हो रही है। दिल्ली में हार हो रही है, झांसी में हार हो गई थी, इन जगहों पर हार हो रही थी। ऐसी स्थिति में अब झांसी वाली रानी निराश हो जाती हैं और वह फिर लेखक से पूछती हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो ये बताते हैं कि मैं कालपी जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत सारे दक्षिण से आए हुए लोग रहते हैं, तो उनसे कुछ दक्षिणा लेकर और गंगा स्नान के लिए जाऊँगा। तो फिर वह कहती हैं कि ठीक है, आश्वस्त करके, और फिर वह आगे बढ़ जाती हैं। इसीलिए भेष बदलकर वे लोग दूसरे काम धंधे करने लगे। जो नए लोग रखे गए थे वे बिल्कुल नौसिखिए थे। उन्हें ढंग की कवायद भी न आती थी, इसीलिए टिकाऊ नहीं थे। इतना ही नहीं, गदर में अच्छे और दमदार लोग जब मिलने को राजी नहीं हुए तो नए सिपाहियों, चोरों, लुच्चों और लुटेरों की भर्ती होने लगी। उनका लक्ष्य लड़ाई न होकर लूट अधिक थी। तीसरे दिन जब उन सिपाहियों को लगा कि जीत अंग्रेज की ही होगी और पेशवा टूटेंगे, तो वे लोग सैकड़ों की तादाद में लड़ाई का मैदान छोड़कर शहर में आ घुसे और दंगा, लूट, अनीति मचाई। चीनी तो सड़कों पर बिछायत बिछ गई। अनाथ स्त्रियों की भी बड़ी दुर्दशा हो गई। ये लोग लूटपाट कर ही रहे थे कि इतने में अंग्रेज लोग सारे मोर्चे जीतकर शहर में आ गए। उन्हें देखते ही ये डाकू, काले सिपाही जहाँ सिंह समाया उधर ही भाग निकले। सैकड़ों की हत्या हुई। तात्या टोपे, झांसी वाली बाई और राव साहब तो अपना रंग फीका देखकर पहले ही जंगलों में निकल गए थे। यानी बताया जा रहा है कि जब अच्छे सिपाही और जो अनुभवी सिपाही थे वो जब समझ गए कि युद्ध अब जीतना हमारे वश में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो युद्ध के मैदान से धीरे धीरे अलग हो गए। और जब सैनिक हटने लगे तो ऐसे सैनिकों को रखा जाने लगा जो चोर थे, लुटेरे थे, और उनको लड़ाई में शामिल किया जाने लगा। और जब उन्हें यह महसूस होने लगा कि अंग्रेज़ों से वो नहीं जीत सकते हैं सैनिक में शामिल होने के बावजूद, तब फिर उन्होंने क्या किया, शहर की ओर रुख कर दिया और शहर में लूटपाट मचाने लगे, अपने ही शहर में।
और उनके पश्चात जब अंग्रेज लोग शहर में घुसे, यानी जब उनकी वो शहर में आ जाते हैं तो फिर अंग्रेज भी शहर को पुनः लूटना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार शहर की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई थी इस पूरे युद्ध से। ग्वालियर में शिंदे सरकार के आश्रय में जो लड़वैये लोग थे वे तात्या टोपे के साथ चले गए थे। कालपी में पेशवा की हार होने पर वे सब पलटने ग्वालियर की ओर पलटी। मुरार में शिंदे सरकार की फौजी छावनी थी। उन्होंने वहां जाकर मोर्चा बांधा और शिंदे को कहलाया कि या तो खर्च के लिए हमें 4 लाख रुपए दो, नहीं तो मैदान में आओ। उस पर दिनकर राव रजवाड़े दीवान ने जवाब दिया कि हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। जयाजी महाराज शिंदे, उनके दीवान आदि सब फौजें लेकर मुरार नदी के पार पहुंचे। शिंदे की तरफ के बहुत पटलनियों ने यह कहा कि हम लड़ाई का ठाठ तो बांध देंगे, लेकिन पेशवा पर गोली नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वे आपके और हमारे दोनों के मालिक हैं। इतने में ही गदर वाली फौज की तरफ से तोप में पलीता दे दिया गया और मारू बजने लगे। शिंदे और दीवान ने अपनी ओर के गोलंदाजों को बहुत बहुत कहा, मगर उन्होंने जवाब दे दिया कि हम नमक हरामी नहीं करेंगे। शिंदे राजा और दीवान दोनों ही घोड़े से उतर पड़े और अपने हाथों तोप में बत्ती लगाई, परंतु तोपों के अंदर तो बाजरे की थैलियां भरी हुई थी। तब तो शिंदे राजा और दीवान रजवाड़े हक्का बक्का हो गए। तुरंत ही घोड़े पर सवार होकर आगरा का रास्ता पकड़ा। इधर लड़ाई की चुटपुट तो हो ही चुकी थी। 100-200 आदमी मारे काटे गए कि इतने में शिंदे और उनके दीवार के भाग जाने की खबर चारों ओर फैल गई। शिंदे के सिपाही यह सुनते ही इधर उधर भाग खड़े हुए। लड़ाई बंद हो गई। श्रीमंत पेशवा की ओर शहनाई बजने लगी और उन्होंने लश्कर की ओर कूच किया। शिंदे सरकार ने फूलबाग नामक एक बड़ा ही रमणीय बाग लगवाया था। श्रीमंत वहां एक रात बंगले में ठहरे। गदर वालों ने सारा बगीचा उजाड़ डाला। हाथी, ऊंट वगैरह इधर उधर छोड़ दिए गए, सो पेड़ फूलों की दुर्दशा हो गई। बंगले के अंदर लगे हुए शीशे तक फोड़ डाले। शहर में सर्राफा और दुकानें फटाफट बंद हो गईं। सड़कों पर भूत लौटने लगे। श्रीमंत ने दौड़ी पिटवाकर सब दुकानें खुलवाई और रीतिमत फिर से व्यवहार शुरू किया। शहर के राजमहलों में पहले किसे भेजा जाए, श्रीमंत राव साहब इसका विचार कर रहे थे। तभी झांसी वाली रानी ने स्वयं वहां जाने की आज्ञा मांगी। राव साहब ने कहा कि शत्रु का शहर है, महलों में बड़े धोखे होंगे, बंदोबस्त करके जाना। तब बाई साहब 200 सवारों को लेकर बड़े गंभीर भाव से शहर में आई। सवारी सर्राफ और प्रमुख बाजारों से चली जा रही थी। बाई साहब के सम्मान में सिपाही आगे बंदूकों से हवा में फायर करते चलते थे। इस तरह सवारी महलों में पहुंची। महल के पीछे वाले हिस्से के लोग अभी नहीं गए थे, कारण कि वे सब बायजा बाई साहब शिंदे के कारकुन थे। उन्होंने जाकर कहा कि इधर बायजा बाई साहब रहती हैं, अपने लोगों को इधर आने से रोक दीजिए। झांसी वाली रानी ने तुरंत ही अपने लोगों को ताकीद कर दी कि जहाँ जहाँ बाई साहब के ताले पड़े हों उधर तुम लोगों को जाने का कोई काम नहीं। बायजा बाई साहब 4-5 दिन पहले महल छोड़कर परेड की तरफ चल गई थी। झांसी वाली रानी ने महल में जाकर पहले तो वहाँ की सब चीज़ें अपने ताबे में ले ली और फिर राव साहब और तात्या टोपे को खबर भेजी कि यहाँ सब ठीक है, आप चले आइए। तब राव साहब की सवारी बड़े ठाट बाट के साथ शहर के बड़े बड़े बाजारों से होकर धीरे धीरे आगे चलती हुई महलों में आई। शिंदे सरकार के मुनीमों और कारकुनों ने उनको भेंट की। राव साहब ने कहा कि हम यहाँ ब्रह्मभोज कराना चाहते हैं, इसीलिए कल से मुक्त द्वार भोजन का प्रबंध करो। बेसन के लड्डू और पकवानों के साथ 1-1 रुपया दक्षिणा बांटी जाए। जब तक हम यहाँ रहेंगे तब तक यह रोज एक कायदा चलेगा। मुनीमों ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज के हुक्म के अनुसार ही सब सरंजाम हो जाएगा, यानी इंतजाम हो जाएगा। इस तरह बड़ी राजी खुशी से श्रीमंत साहब ने वहाँ 18 दिन बिताए। रोज मुक्त द्वार होता था। शहर का प्रबंध बहुत अच्छा कर रखा था। मुरार में एक पलटन तैनात थी, लेकिन 18वें दिन 11-12 बजे के लगभग अचानक बड़ी हलचल मच गई। खबर पड़ी कि आगरे से अंग्रेजी फौज ने आकर मुरार पर हल्ला बोल दिया है। उसी दम झांसी वाली बाई, तात्या टोपे और राव साहब घोड़े पर सवार होकर
एक फौज के साथ मुरार की ओर दौड़ पड़े। मुरार में एक घमासान युद्ध छिड़ गया। झांसी वाली की गोली लगी पर वह नहीं मानी। दूसरा तलवार का करारा हाथ उनकी जांघ पर पड़ा। उस समय वो घोड़े से गिरने लगी। तात्या टोपे ने उन्हें चट से संभाल कर घोड़ा आगे बढ़ा दिया। भाई साहब के मृतदेह को एक जगह रखकर लोगों ने उसका दहन किया। अंग्रेजों की जीत रही। गदर वाले इधर उधर भागने लगे। इस प्रकार राणांगण में उस मशहूर देवी स्वरूपिणी स्त्री ने मृत्यु पाकर स्वर्ग को जीता। परंतु गदर वालों की सदा उत्साह और शूरता से चमकने वाली प्रत्यक्ष वीर श्री निस्तेज हो गई। अब छात्रों, आपने देखा कि युद्ध में वीरता के साथ लड़ते हुए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मृत्यु को वीरगति को प्राप्त होती हैं। और लक्ष्मीबाई पर हमारी एक कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, जिन्होंने कई कविताएं लिखी हैं, किंतु एक कविता आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई है। आइए हम उसका वाचन करते हैं, पठन करते हैं। झांसी की रानी समाधि पर, यानी यह शीर्षक है इसका, झांसी की रानी की समाधि पर। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय मालासी, उसके फूल यहाँ संचित हैं, है यह स्मृतिशाला सी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बालासी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें यह अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में पाते हैं, उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। यह समाधि, यह चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। सुभद्रा कुमारी चौहान की यह झांसी की रानी के लिए कविता, यह अति दारुण कविता है। और इसी प्रकार एक और उनकी कविता है जो आपने पढ़ी होगी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। तो मैं आपको यह आपसे आग्रह करूंगा कि आप उस कविता को जरूर पढ़ें। और यह आशा करता हूं कि आप इस पाठ को आपने जब पढ़ा होगा, सुना होगा, तो आपको उस समय के स्वतंत्रता संघर्ष की स्थिति से आप वाकिफ़ हुए होंगे और आंखों देखी कोई चीज़ किस प्रकार से लिखी जाती है और कैसे उसका क्या प्रभाव पड़ता है पाठक पर, यह भी आपने समझा होगा। तो फिर हम आपसे पुनः मिलेंगे अगली कक्षा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।